देखिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है ना। ये आपका केमिस्ट्री में क्लास 10 का सिलेबस का चैप्टर 2 है। पहले चैप्टर में हमने सीखा था पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। सबने उसको अच्छे से कर लिया था, थ्योरी भी हमने किया था और उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो सबसे पहले तो ये केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है और हम लोग इसको क्यों पढ़ते हैं, पहले वो सुनते हैं, ठीक है ना। तो देखो, हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी एटम है, कोई भी एटम, तो क्या चाहता है, वो चाहता है कि टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियरेस्ट नोबेल गैस, यही ना। ये सबको पता है कि वो या तो चाहता है फॉलो करना किसको, ऑक्टेट रूल को, या चाहता है फॉलो करना किसको, ड्यूप्लेट रूल को, यही ना। मतलब ये सभी एटम क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं स्टेबल होना, और स्टेबल होने के लिए उनको ये रूल ड्यूप्लेट या फिर ऑक्टेट फॉलो करना होगा। ये रूल क्या होता है, आपको पता है ना, कि वैलेंस शेल में कितना हो जाए, 2 हो जाए इलेक्ट्रॉन्स। और देखो, और ये फॉलो वही करते हैं एटम जो होते हैं नियर टू द हीलियम, और बाकी और जितने भी एटम हैं वो फॉलो करते हैं कौन सा रूल, ऑक्टेट रूल, की उनके वैलेंस शेल में कितना हो जाए, उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं तो वो स्टेबल कहे जाएंगे। पक्का ना। मतलब कि जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं वो स्टेबल नहीं है। और इस 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 पूरे दुनिया में क्या होता है कि हर कोई क्या चाहता है, हर कोई चाहता है स्टेबल होना। तो मतलब कि ये जो मेरे एटम थे वो भी चाहते हैं स्टेबल होना। तो अब उठता है सवाल कि वो कैसे स्टेबिलिटी गेन करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि सभी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, या जो लोग चाहते हैं हीलियम के जैसा हो जाना तो उनके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। तो मतलब कि वो ड्यूप्लेट रूल को फॉलो नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो चाहते हैं उसको ओबे करना। तो वो कैसे होगा, तो जैसे मान लो कि मैंने लिया सोडियम, तो क्या होता है सोडियम में 2 8 एंड 1, यही ना। क्या है कि सोडियम के आउटर मोस्ट सेल कितना है, इसके आउटर मोस्ट सेल में है 1, क्या है कितना है बोलिए, इसके आउटर मोस्ट सेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये चाहता क्या है, ये चाहता है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो वो कैसे होगा कि इसको एक लूज करना पड़ेगा, वही ना, इसको एक लूज करना पड़ेगा। मतलब क्या करना होगा, इसको करना होगा न्यू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या करना होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोलिए इलेक्ट्रॉन्स। तो जो भी एटम जो चाहते क्या है, जो चाहते हैं स्टेबल हो जाना, वो करते हैं न्यू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये हमेशा होता है इन आउटर मोस्ट सेल या फिर वैलेंस सेल। जो भी आपका क्या होगा, जो भी आपका न्यू रीडिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, गेन लूज जो भी होता है, वो होता है ओनली इन द आउटर मोस्ट सेल या फिर वैलेंस सेल। पक्का ये बात आप लोग ध्यान में रखना। तो देखो, तो होगा क्या कि यहाँ पे होने वाला है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स, बिटवीन डिफरेंट एटम्स। अब वो जो एटम्स हैं वो सेम टाइप के एलिमेंट के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के एलिमेंट के भी हो सकते हैं। तो उनके बीच में होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और वो दोनों एक साथ क्या होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं। क्या होते हैं, दोनों एक साथ केमिकली कंबाइन होते हैं। और अगर दो डिफरेंट एटम एक साथ केमिकली कंबाइंड हुए हैं तो उनको होल्ड करने के लिए क्या चाहिए, उनको होल्ड करने के लिए कुछ फोर्स चाहिए। जैसे देखिए, ये सिंपल आपका नेचर का लॉ है कि अगर कोई भी दो चीज़ एक साथ है, मान लो कि आप अगर मेरे से पढ़ते हो, इसका मतलब क्या कि कोई फोर्स है हम लोग के बीच में, कोई ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि हम दोनों को बांध के रखा है, ठीक है ना। वो भले ही अच्छा हो सकता है कि हम अच्छा पढ़ाते हों या जो भी कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो वो क्या है, वो एक फोर्स है जो कि हम लोग को एक साथ कंबाइन करके रखा है, समझे ना। और उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग। देखिए, इन द टर्म ऑफ केमिस्ट्री, वो जो फोर्स है ना, कि जो दो डिफरेंट एटम को एक साथ बांध के रखा है ताकि वो केमिकली कंबाइन करके क्या कर सके, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर सके। तो उस फोर्स को जो इन दोनों को बांध के रखता है, कंबाइन करके रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग इज नथिंग बट अ फोर्स जो कि दो या दो से ज़्यादा एटम्स को एक साथ बांध के रखता है। पक्का ना। और यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ पे, इन आउटर मोस्ट सेल। देखिए, तो हमने सबसे पहले लिखा है डेफिनेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। वहाँ हमने क्या लिखा कि अ केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज द
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स और आयंस, ये आपका आयंस के बीच भी हो सकता है, इन अ मॉलिक्यूल्स टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए जो फोर्स चाहिए, और ये फोर्स हमेशा होता है अट्रैक्टिव फोर्स। पक्का? तो इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है ना। अब देखिए कि ये जो हमने सीखा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्यों? क्योंकि हर एटम चाहता है स्टेबिलिटी गेन करना, तो वो 3 तरीके से हो सकता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, आप बोलिए, इलेक्ट्रॉन्स। समझे कि नहीं समझे? केमिस्ट्री में आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? 3 तरीके से हो सकता है, ठीक है ना। और वो, तो अगर वो 3 तरीके से हो सकता है ना, तो इन ईच तरीका एक न्यू टाइप ऑफ बॉन्ड आता है, और देखिए उसको हमने नाम दिया है आयनिक बॉन्ड। अच्छा, इसका नाम होता है आयनिक, और या ये किसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। फिर आपका सेकेंड आता है कोवैलेंट, या इसको हम लोग बोलते हैं मोलिकुलर बॉन्ड। और थर्ड आपका होता है तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। देखिए तो ये 3 टाइप का बॉन्ड है। देखिए ये 3 टाइप जो है ना, ये 3 डिफरेंट तरीके के बॉन्ड रहते हैं। क्यों होते हैं ये डिफरेंट? क्योंकि इनमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का तरीका होता है अलग अलग, इसीलिए 3 डिफरेंट तरीके के बॉन्ड बने हैं। पक्का ना? तो हम लोग तीनों टाइप के बॉन्ड को पढ़ेंगे अच्छे से, और उसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, तो आज हम लोग वही पढ़ेंगे। अब मैं थोड़ा सा इन तीनों के बारे में चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा जस्ट इनका इंट्रो दे दूँ कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, कैसे होता है डिफरेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो, जो पहला है वो क्या है? वो है आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये बनता है ड्यू टू लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे बनता है? लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या आप ऐसा सिंपल बोल सकते हो कि ये बनता है ड्यू टू सॉरी, ये बनता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे बनता है? ड्यू टू ट्रांसफर, मतलब क्या होता है? कंप्लीटली होता है ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू डिफरेंट एटम। तो ऐसे ऐसे बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयनिक। देखो, तो इसका नाम आयनिक क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें आयंस फॉर्म होते हैं। लॉस और गेन में क्या होगा, या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है? आपका आयन फॉर्म होता है, तो इसलिए इसका नाम है आयनिक। सेकेंड जो आपका है, उसका हमने नाम दिया है कोवैलेंट और मोलिकुलर बॉन्ड। देखिए इसमें होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? यहाँ पे होता है शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए क्या होता है? शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि ये जो आपका सेकेंड टाइप का जो बॉन्ड है, जिसका नाम है कोवैलेंट और मोलिकुलर, उसमें क्या होगा? उसमें होगा शेयर होगा इलेक्ट्रॉन्स, और हमेशा होता है शेयरिंग इन पेयर। पेयर का मतलब क्या होगा? कि जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास 2 एटम है, ए और बी, एंड बोथ एटम शेयर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि अगर इसने एक दिया है इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और इसने एक किया, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे एक पेयर का शेयरिंग हुआ है। क्या हुआ है? यहाँ पे 1 पेयर का शेयरिंग हुआ है। सिमिलरली अगर मान लो कि अगर ए ने दिया, शेयर किया 2 इलेक्ट्रॉन, और बी ने भी शेयर किया है 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या हुआ है? यहाँ पे 2 पेयर का शेयरिंग हुआ है, और 3 पेयर का भी हो सकता है। तो यहाँ ये क्यों फॉर्म होता है? ये होता है फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ, बोलिए, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पेयर, एंड ईच एटम कंट्रीब्यूट्स इक्वल नंबर ऑफ, बोलिए, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हम लोग बाद में इसको और अच्छे से हम लोग सीखेंगे, इसमें क्या खास बात होता है। और आपका थर्ड जो है, थर्ड का नाम है कोऑर्डिनेट, या इसको हम बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। देखिए ये भी फॉर्म होता है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये भी फॉर्म होता है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ, बोलिए, इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट ईच फॉर्म्स ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इनमें होता है डिफरेंस। तो अब सवाल उठता है कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखिए क्या होता है, इन covalent bond each atom shares equal number of electrons, but in coordinate bond क्या होता है ना, कि एक ही एटम, मतलब कि दो में से कोई एक ही क्या होगा, एटम क्या होगा, कि दोनों शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन। मतलब देखो क्या होता है, इन इन कोवैलेंट बॉन्ड ए ने भी दिया 1 इलेक्ट्रॉन, बी ने भी दिया 1, और फिर इन्होंने शेयर किया। यहाँ क्या होगा कि दोनों जो होगा इलेक्ट्रॉन, वो कोई एक एटम ही देगा, या तो ए या तो बी, लेकिन शेयरिंग होता है दोनों के बीच में। मतलब इसका कहने का मतलब ऐसा हुआ कि मान लीजिए कि अगर 2 लोग हैं, ए और बी, तो जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो पैसा जो पूरा लगाया, तो
वो लगाया ए, लेकिन जो फायदा आ रहा है, जो आ रहा है प्रॉफिट, वो तो ए और बी दोनों कर रहा है शेयर। तो ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन यहाँ क्या होता है, इन कोवैलेंट बॉन्ड ए और बी दोनों क्या होगा, दोनों का क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा इन्वेस्टमेंट। फिर जो प्रॉफिट होगा वो दोनों में क्या होगा, दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी होगा। तो ये आप ऐसे इन दोनों में डिफरेंस समझ सकते हो कि इन कोवैलेंट बॉन्ड ए एंड बी बोथ शेयर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोई एक एटम ही क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। पक्का ना। तो ये आपका हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ आपका तीन टाइप का बॉन्डिंग का। अब हम लोग जा रहे हैं पढ़ने आयनिक बॉन्ड। तो चलिए टॉपिक देते हैं आयनिक बॉन्ड। देखिए, तो अब हम लोग जा रहे हैं करने चर्चा ऑन द टॉपिक ऑफ आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। तो देखिए, हमने इसके बारे में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट बातें हमने लिखी है, ये आप लोग ध्यान में रखना। सबसे पहला बात क्या है कि फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पक्का शेयरिंग से नहीं बनता है, ये फॉर्म होता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए कि तो अगर यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो यहाँ पे फॉर्म होंगे आयन, तो यहाँ पे फॉर्म होता है केटायन एंड एनायन, पक्का। तो केटायंस एंड एनायंस आर फॉर्म। देखो हमने यहाँ पे एस ऐड किया, केटायंस मतलब एक से ज़्यादा भी आपके केटायन हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी एनायन हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लिखा है कि फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये याद रखना कि आयनिक बॉन्ड हमेशा फॉर्म होता है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्यों होता है वो मैं आगे अभी और इस पर चर्चा करूंगा, फिलहाल आप ये ध्यान रखना। देखो नेक्स्ट है कि अच्छा देखिए, तो अगर यहाँ पे क्या हुआ है कि केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और बॉन्ड कैसा है, आयनिक, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक फोर्स आएगा ना, क्योंकि क्या था, केमिकल बॉन्डिंग इज अ फोर्स। वो कोई एक फोर्स होगा जो इन दोनों को एक साथ स्टेबल करके रखेगा। तो इन इन आयनिक बॉन्ड या फिर इन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है कि फोर्स, कौन सा फोर्स इन दोनों को एक साथ रखा है, तो देखिए वो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में कैसा होता है, फोर्स कैसा होता है अट्रैक्टिव फोर्स। तो वही यहाँ पे क्या था, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। तो ये बात आप लोग याद रखना। देखिए अच्छा, नेक्स्ट हमने लिखा है कि द कंपाउंड इन विच आयनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। मतलब कि ऐसे कंपाउंड जो कि कैसे फॉर्म हुए होंगे, आयनिक बॉन्ड से, उनको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल NaCl, MgCl2, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, दे आर एग्जांपल ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। और देखो तो इसमें खास बात क्या है कि सभी क्या हुए हैं, सभी फॉर्म फॉर्म हुए हैं बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। देखो यहाँ पे, तो ये आपका एक ऐसा कुछ इनके बारे में कुछ ऐसी बातें थी जो कि आपको जाननी जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखिए कि हमने यहाँ पे शो किया है फॉर्मेशन ऑफ NaCl कैसे फॉर्म हुआ। तो देखिए, तो पहले क्या था, हमने लिया है सोडियम एटम। तो देखिए तो क्या है कि ये हमने लिखा है 2,8,1 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एटम। अभी क्या है, अभी इसके वैलेंस शेल में है 1, बोलिए कितना है, इसके वैलेंस शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। ये स्टेबल नहीं है, तो इसने लूज किया 1, बोलिए इसने लूज किया है 1, बोलिए इलेक्ट्रॉन, और ये फॉर्म किया है सोडियम प्लस, केटायन फॉर्म किया है ना। अब देखिए तो क्या है, अब इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8, मतलब ये स्टेबल हो गया है। सिमिलरली आपका यहाँ पे था Cl, तो क्या हुआ है कि Cl के वैलेंस शेल में 7th इलेक्ट्रॉन, ये स्टेबल नहीं था, इसने गेन किया, तो क्या हो गया, तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है। देखिए तो यहाँ पे है केटायन और यहाँ पे है एनायन, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे कैसा नेगेटिव चार्ज। तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखो यहाँ हमने शो किया है, ये हमने शो किया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में। तो क्या हुआ, ये फिर उसके बाद NaCl ये आके एक साथ जुड़ गए, ये एक साथ आके बंध गए हैं, फिर NaCl का फॉर्मेशन हो गया है। तो ये सब आपकी बेसिक बातें होती है, ठीक है ना, आप लोग इसको याद रखना। अच्छा देखो, ये जो मेरा सोडियम है ना और ये जो सोडियम प्लस है, इनमें काफ़ी, हम अगर केमिकली बात करें या फिजिकली, तो इनमें बहुत सारे होते हैं डिफरेंस। जैसे आप बोल सकते हो कि सोडियम इज क्या होता है, हाईली रिएक्टिव, क्योंकि ये होता है अनस्टेबल। सोडियम प्लस हो गया है आपका स्टेबल, तो ये होता है लेस रिएक्टिव। प्लस सोडियम एटम आपका है न्यूट्रल, सोडियम जो आपका केटायन है उस पर चार्ज है, यही ना। सोडियम जो एटम है इसका होता है, कलर होता है सिल्वरी वाइट, सोडियम प्लस का कोई कलर नहीं होता है। तो आप ये सब बातें आप लोग ये सब ऐसा लिख सकते हो, इनके बीच में काफ़ी सारे डिफरेंस होते हैं,
पक्का ना? जल्दी से आप इसको कॉपी करो, फिर हम लोग इस पर और बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट हमने लिया है टॉपिक कंडीशन, कि कंडीशन फॉर फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड, कि आयनिक बॉन्ड आपको अगर फॉर्म करना है तो आपका कौन कौन सा कंडीशन होता है फेवरेबल। तो देखिए हमने सबसे पहला पॉइंट क्या लिया है कि वन एटम शुड हैव लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, वन एटम शुड हैव लो आईपी, मतलब क्या, ताकि ये इजिली केटायन फॉर्म कर सके, ताकि ये इजिली केटायन फॉर्म कर सके, क्योंकि हमको पता है कि क्या होता है, जिस एटम का लो होता है आईपी वो इजिली फॉर्म करता है केटायन, और हमको अगर आयनिक बॉन्ड फॉर्म करना है तो हमको केटायन चाहिए ना, तो मतलब किसी एक एटम का लो होना चाहिए आईपी, पक्का ना? और ये होता है मेटल्स का, ये होता है मेटल्स का। देखिए सेकंड क्या है कि वन एटम शुड हैव हाई ईए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईए? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब जितना हाई होता है ये वैल्यू, उतना उतना वो फॉर्म करता है इजिली एनायन। तो देखो इट कैन फॉर्म एनायन इजिली, मतलब कि एक एटम का होना चाहिए लो आईपी और एक एटम का होना चाहिए हाई ईए वैल्यू, और ये होता है किसका? नॉन मेटल्स का। तो देखो यही हमने आपको पहले भी कहा था कि आयनिक बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्यों ये आपको यहाँ से दिख गया पक्का। देखो थर्ड पॉइंट क्या है कि ईएन डिफरेंस, ये क्या होता है? व्हाट इज ईएन? अरे बोलो, ईएन मतलब कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। ये भी क्या होना चाहिए? ये भी आपका कंबाइनिंग एटम्स के बीच में हाई होना चाहिए, ताकि आपका क्या हो सके? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजिली हो सके, पक्का ना? तो मतलब कि ये हुआ आपका तीन कंडीशन, लो आईपी, हाई ईए एंड हाई ईएन डिफरेंस, और ये तीनों सपोर्ट करता है कि क्या होना चाहिए? ये बॉन्ड फॉर्म होना चाहिए बिटवीन नॉन मेटल्स एंड मेटल्स, पक्का ना? तो ये सब बातें आप लोग याद रखना, आपके एग्जाम में आ भी सकता है। और देखिए इस टॉपिक से जो सबसे इम्पोर्टेंट कहानी है वो अभी आने वाला है, आपका एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। देखिए तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डॉट और लिविस स्ट्रक्चर, ये इसका नाम है, ठीक है ना? तो कोई भी नाम आपको दिया रहा है क्वेश्चन में, या तो आपको दिया रहा है कौन सा इलेक्ट्रॉन डॉट या फिर लेविस, तो आप लोग यही मतलब कि जो अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं वैसे ही ड्रॉ करना। देखिए ये आता है आपका आयनिक के लिए भी, कोवैलेंट के लिए भी और कोऑर्डिनेट के लिए, तीनों में ये आएगा, ठीक है ना? अब देखिए इनमें बेसिक बात क्या होता है, आप इसको आप अच्छे से सीख लोगे, इसमें कोई चाप नहीं, एकदम आसान होता है। देखो तो इसमें पहला खास बात क्या है कि इसमें हम लोग शो करते हैं ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, आपको उस एटम में कितने टोटल हैं इलेक्ट्रॉन्स आपको वो शो नहीं करना है, आपको शो करना है ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, पक्का। और सेकेंड बात क्या होता है ना कि देखिए यूज क्रॉस एंड डॉट टू शो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डिफरेंट एटम्स, मतलब कि डिफरेंट एटम्स के जो होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए तुम अगर एक को लेना क्रॉस से तो एक को लेना डॉट से, ऐसा नहीं कि दोनों को ले लिया क्रॉस से या दोनों को ले लिया है डॉट से, फिर कौन सा आपका किसका इलेक्ट्रॉन है वो आपको पता नहीं चल पाएगा, ठीक है ना? तो आप लोग इसको एक क्रॉस से और एक को डॉट से यूज करना। चलिए इसको सीखने के लिए हम लोग सीधे लेते हैं एक एग्जाम्पल, और जो हमने सबसे पहला लिया एग्जाम्पल वो आपका है NaCl का, सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन डॉट और लेविस स्ट्रक्चर, और ये क्वेश्चन आपका ICSE 2019 में आया हुआ है कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, पक्का। तो देखिए हमने लिया सोडियम, सीखते हैं यहाँ देखिए, और हमने लिया है क्लोरीन। अब देखिए NaCl कैसा है, ये देखिए ये फॉर्म हुआ है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, तो पक्का ये अपना आयनिक कंपाउंड होने वाला है, मतलब यहाँ पे बॉन्डिंग फॉर्म होगा ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए तो सोडियम का क्या होता है, 2,8,1 इज द कन्फिग्रेशन, और इसका होगा 2,8,7। तो आपको शो करना है ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देखिए तो हमने यहाँ मान लिया है सोडियम, और हमने यहाँ पे लिया है Cl, पक्का, और ये हमने यहाँ जोड़ दिया है प्लस साइन, क्योंकि ये आके कंबाइन हो रहे हैं। अब देखिए क्या है, तो सोडियम के वैलेंस शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, तो चलिए इसको हमने शो किया है क्रॉस से, तो हमने यहाँ बना दिया क्रॉस से इसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और देखिए इसका क्या है, इसका है 7, इसके वैलेंस शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, तो आपको ड्रॉ करने होंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब सुनिए देखिए हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, आप चेक करना कि ये जो वैलेंस शेल का जो जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर में है कि अनपेयर,
कि अनपेयर। तो देखिए यहाँ पे 7 है ना, तो मतलब क्या होगा कि हाँ, तो अगर 6 होता तो होता पेयर में, 7 है तो अनपेयर है, ठीक है ना। तो जितना पेयर हो सकता है उतना पेयर पहले लिखना। जैसे देखो कि जैसे मान लो कि इसका 7 है ना, तो 7 को हमने लिखा पहले 3, दो दो का हमने 3 बना लिया है पेयर, और एक को हमने ऐसे रख दिया कि ये आपका अनपेयर था। तो जो आपका बन रहा होगा पेयर में जितना, तो आप उसको लिखना पेयर में, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे होगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और वो कहाँ से वो होगा, सोडियम से Cl में ना। तो ये लूज करेगा और ये करेगा गेन। तो देखिए हमने यहाँ पे शो कर दिया है एक एरो से कि सोडियम से क्या हुआ, Cl में एक आपका ये कूद के आ गया, पक्का। देखिए तो यहाँ से क्या बनेगा, बोलो। देखो यहाँ से बन गया। अब देखो तो सोडियम में क्या था, सोडियम के वैलेंस शेल में था 1, ये जो हमने शो किया था, उसको हटा दिया तो यहाँ बन गया सोडियम पे प्लस। अब देखिए तो Cl पे क्या आ जाएगा, ये रहा हमने Cl। अब Cl में देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा, और एक इसका 7वां अपना वाला, और एक क्या हुआ, एक यहाँ पे आ गया सोडियम का। तो सोडियम का आपको शो करना होगा फिर से क्रॉस से, ताकि आपको पता चल सके कि Cl ने एक गेन किया है किसका, सोडियम का। तो हमने इसको क्रॉस, और इस पे आ जाएगा साइन कैसा, इस पे साइन आ जाएगा नेगेटिव साइन। देखो ऐसा हमने शो कर दिया। अब क्या होगा, इनके बीच में होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, सॉरी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना। और फाइनली यहाँ से बन जाएगा आपका, देखिए NaCl। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सबने इसको सीख लिया ना, जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर हम लोग लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो हमने नेक्स्ट लिया है MgCl2, पक्का। तो इसमें Mg का एक एटम, Cl का 2 होगा। क्यों होगा 2, देखो ये जो Mg है वो 2 लूज करेगा, लेकिन Cl गेन करता है एक ही। तो मतलब कि 2 गेन करने के लिए हमको 2 चाहिए Cl का, यही ना। चलिए तो इसके में कितना होगा, 2 होगा ना, तो 2 इसका होगा इलेक्ट्रॉन। चलिए हमने इसको शो किया है डॉट से, आप इसको क्रॉस से भी कर सकते हो, कोई कष्ट नहीं है। चलो इसको आप क्रॉस से ही कर दो, क्योंकि लास्ट केस में हमने क्रॉस से किया था उसका मेटल्स वाले का। अब इसमें कितना था, 7, तो 2 4 6, ये 7वां। इसमें भी 7 होगा, 2 4 6, और ये 7वां। अब देखो क्या होगा कि एक आएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे, पक्का ना। मतलब कि अच्छा यहाँ पे प्लस लिख दो, प्लस। देखो तो यहाँ से क्या बना, यहाँ से आपका बन गया Mg पे 2 प्लस, क्या बना है, देखो यहाँ पे बना है Mg पे 2 प्लस, तो हमने लिख दिया। और यहाँ पे देखो तो देखो क्या होगा कि यहाँ पे 2 Cl था ना, पक्का ना। यहाँ पे था 2 Cl, तो आप ऐसे लिख दो 2, और यहाँ लिख दो, बना दो आप Cl, और Cl पे आपका माइनस। और इसका बनाओगे आप अगर इसका, तो देखो ये 2, ये 4, ये 6, ये इसका 7वां, और एक जो इसने क्रॉस वाला गेन किया था Mg का, वो हमने यहाँ लिख दिया। तो देखो ये आपका हो गया Mg पे 2 प्लस, और यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे Cl माइनस बना था 2 ठो ना, तो हमने लिख दिया 2 Cl माइनस, और इनके बीच में होगा अट्रैक्शन वाला फोर्स। तो फाइनली ये बन जाएगा MgCl2। देखो ये बन गया आपका MgCl2। देखो तो यहाँ, अच्छा इसमें तुम लोग कंफ्यूज मत होना। देखो यहाँ पे हमने 2 यहाँ शो किया है, और यहाँ पे 2 हमने लिखा है सफिक्स में, ठीक है ना। तो हम लोग जब भी शो करते हैं कंपाउंड में, तो ये आपका 2 या 3 सफिक्स में ही होता है हमेशा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने शो किया था 2, 2 यहाँ पे इसलिए ताकि हम शो करें कि आपके पास 2 ठो Cl माइनस फॉर्म हुआ है, उसके लिए हमने शो किया था। आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप मतलब कि इसको आप Mg2Cl नहीं, नहीं आप इसको लिख सकते हो, ये आपका गलत है। तो आपको ऐसा ही लिखना होगा, पक्का ना। तो ये ऐसे हम लोग कर सकते हैं, पक्का। चलिए एक हम अब लेते हैं लास्ट एग्जाम्पल। देखिए हमने नेक्स्ट लिया है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कितना होता है कैल्शियम के वैलेंस शेल में, कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो 2 होता है, हमने क्रॉस से शो कर दिया। और इसका कितना होता है, इसका होता है 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का। मतलब अब क्या होगा कि 2 लूज करेगा कैल्शियम, और वो दोनों का दोनों गेन कर लेगा ऑक्सीजन। मतलब कि यहाँ पे मेरे को ऑक्सीजन भी एक ही चाहिए, यही ना। तो देखिए फिर से इसने लूज किया, तो एक यहाँ से आएगा, एक ये वाला आएगा, पक्का बोलो। यहाँ पे प्लस साइड कर दो, और यहाँ पे तब क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका बन गया कैल्शियम पे 2 प्लस, यहाँ पे हमने बना दिया है ऑक्सीजन, तो इसका 2 4, ये 6, और इसने 2 जो गेन किया था किसका, कैल्शियम वाला, तो उसको हमने बना दिया है क्रॉस से, और इस पे आ जाएगा आपका 2,
माइनस, और जब इनके बीच में फिर से क्या हो जाएगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स, और जब ये दोनों कंबाइन किए तो बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखिए ये आपका हुआ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड। सबको अच्छे से आया समझ में ना? चलो इसको आप लोग देख लेना एक बार। चलिए आपके लिए हम कुछ देते हैं होमवर्क। आपको बनाना है KCl का, आपको बनाना है CaCl2 का। ये आपके लिए 2 होमवर्क है, ठीक है ना? तो देखो जैसे था किसका, बोलो, जैसा था किसका, NaCl का, वैसा ही होगा KCl का। जैसा था MgCl2 का, वैसा होगा CaCl2 का। तो मैंने आपको हिंट भी दे दिया, आप लोग खुद से इसको घर पे प्रैक्टिस करना। देखिए तो नेक्स्ट हमने नोट्स में कुछ, अच्छा ये नोट्स में हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है ना? आप इसको देखो तो क्या लिखा है हमने कि इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन्वॉल्व्ड। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यही ना? पक्का? मतलब क्या हुआ है देखो कि इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड किसी ने लूज भी किया है और किसी ने गेन भी किया है। मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हुआ है और यहाँ पे हुआ है बोलिए रिडक्शन भी हुआ है। और किसका होता है? मेटल का होता है ऑक्सीडेशन, और नॉन मेटल का होता है रिडक्शन। यही ना? मैं फिर से एक बार इसको पढ़ता हूँ। इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन्वॉल्व, एंड द केमिकल रिएक्शन वेयर बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occurs is called redox reaction, is called redox reaction। मतलब कि केमिकली फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर द एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। पक्का ना? चलिए इसको हम लोग समझते हैं एग्जांपल से। हमने लिया है फॉर्मेशन ऑफ NaCl, हमने लिया है फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो देखो, तो जैसे मान लो कि हमने ऐसे लिया है 2Na प्लस Cl2, तो यहाँ से फॉर्म होगा 2NaCl। देखो यहाँ पे हमने लिया है बैलेंस्ड फॉर्म में इक्वेशन, तो ये आपका ऐसा होता है 2Na प्लस Cl2 इज 2NaCl। पक्का ना? अब तो ये आपका हुआ कि यहाँ पे हमने शो किया है जस्ट रिएक्शन, यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन और यहाँ पे आपको रिडक्शन शो नहीं किया है। तो अब चलो मैं इसको पार्ट वाइज में शो करता हूँ, मैं इसको पार्ट वाइज में शो करता हूँ। तो इसको मैंने ब्रेक कर लिया। तो देखो क्या होगा कि 2Na विल लूज 2 electrons then form Na प्लस केटायन, नहीं ना? देखो यहाँ पे 2 था सोडियम का एटम, तो ईच लूज करेगा 1, तो तो इसलिए यहाँ पे टोटल 2 आपका इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। बोलो रे, यही ना? और देखो क्या हुआ है यहाँ पे, तो ये आपका हुआ है स्टेप 1। ये क्या हुआ? ये आपका हुआ है स्टेप 1। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम एटम। सेकेंड स्टेप क्या होगा कि Cl2 गेन 2 इलेक्ट्रॉन देन फॉर्म 2Cl माइनस। यहाँ पे हुआ है रिडक्शन, यहाँ पे हुआ है आपका, बोलिए, यहाँ पे हुआ है, तो ये आपका हुआ है स्टेप 2। यहाँ पे आपका हुआ है, बोलिए, रिडक्शन। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, हमने इन दोनों को कर दिया है ऐड। तो देखो क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा कैंसल आउट, क्योंकि वो थे अपोजिट साइड। तो फाइनली आपको यहाँ से क्या मिलेगा, देखो फाइनली आपको यहाँ से मिलने वाला है 2Na प्लस Cl2। यहाँ से आपको मिल जाएगा 2Na प्लस, और प्लस आपको यहाँ से मिल जाएगा 2Cl माइनस। और आप बोल सकते हो कि 2Na प्लस Cl2 और ये मिलकर बना देंगे 2NaCl। तो ये आपका हुआ कि ये स्टेप वाइज हमने शो किया है आपको फॉर्मेशन ऑफ NaCl। पक्का ना? तो देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हुआ था और यहाँ पे रिडक्शन भी हुआ है। यहाँ पे सोडियम का हुआ है ऑक्सीडेशन, तो सोडियम प्लस, और Cl2 का हुआ है क्या बोलते हैं रिडक्शन, टू 2Cl माइनस। पक्का ना? तो ये आप लोग इसको याद रखना है, ऐसा कि आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन में क्या होता है, तो आपका वो होता है रिडॉक्स रिएक्शन, वहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होता है और वहाँ पे रिडक्शन भी होता है। देखिए नेक्स्ट हमने एक और लिया है एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, और वहाँ पे हमने लिया है कि रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड बाय हाइड्रोजन इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। और ये हमने लिया है यहाँ पे रिएक्शन की कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गिव्स यहाँ से कॉपर मेटल, और प्लस वहाँ से आपका मिलता है वाटर। ठीक है ना? अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो कॉपर है ना, इसका होता है +2, यहाँ पे +2 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर,
और यहाँ पे हाइड्रोजन का होता है 0, मतलब कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, और यहाँ पे कॉपर पे होता है +2। लेकिन इस साइड देखो तो कॉपर पे हो जाता है चार्ज 0, और ये जो आपका H बनता है ना, इस H पे होता है +1 चार्ज, ईच H पे होता है +1 चार्ज, पक्का ना। तो ध्यान से देखो तो क्या हुआ कि पहले कॉपर 2+ था और वो हो गया है न्यूट्रल, मतलब इसने गेन किया है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे होता है कॉपर का रिडक्शन। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है रिडक्शन ऑफ कॉपर। और देखो क्या था कि यहाँ पे जो H2 मतलब जो H था, इन H2 जो भी H थे उन पे कोई चार्ज नहीं था, वो थे न्यूट्रल। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ईच H पे आ गया है +1 चार्ज, मतलब यहाँ पे हुआ है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, इसका हुआ है ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन, बोल सकते हैं यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे हुआ है रिडक्शन ऑफ कॉपर। आप चाहो तो इसको स्टेप वाइज भी शो कर सकते हो, जैसे देखो यहाँ पे था कॉपर 2+, तो इसने गेन किया है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन, पक्का। देखो तो यहाँ पे ये था H2, यही ना, तो इसने 2 लूज किया, या इसको आप ऐसे शो कर दो, इसको आप एक मिनट, तो ये आपका था H2, ये आपका बन गया है 2H+, और इसने 2 लूज किया इलेक्ट्रॉन। देखो तो ये आपका हो गया है, यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे आपका हुआ है रिडक्शन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन सॉरी यहाँ पे हुआ है रिडक्शन, और यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन। तो आप ऐसे ये सब आप समझ सकते हो कि आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। चलिए इस पर हम कुछ जल्दी से कुछ कर लेते हैं क्वेश्चन, फिर इस टॉपिक को हम लोग खत्म कर देंगे। देखिए तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिए हैं, यहाँ पे आपको कुछ रिएक्शन दिया है, 3 क्वेश्चन लिया हमने। क्वेश्चन है कि डिवाइड द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन इनटू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मतलब कि आपको इनको ऑक्सीडेशन और यहाँ पे आपको शो करना होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन आपको शो करना है, ठीक है ना। तो चलिए हमने समझ लिया फर्स्ट एग्जाम्पल। तो ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे है जिंक पे चार्ज 0, और यहाँ पे हो गया है जिंक पे 2+, मतलब क्या हुआ है, इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे लेड पे था 2+, और यहाँ पे लेड हो गया है न्यूट्रल, मतलब इसका हुआ है रिडक्शन। तो जिंक का हुआ है ऑक्सीडेशन और लेड का हुआ है रिडक्शन। तो चलो शो करते हैं। तो जिंक, और इसने यहाँ से आपका बन जाएगा जिंक पे 2+, और इसने 2 लूज किया होगा, तो इसका पक्का बोलो। हाँ, तो ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन पार्ट, यहाँ पे आपका हुआ है ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक। नेक्स्ट देखो, लेड पे 2+, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तब ये बना देगा लेड, तो इसका हुआ है रिडक्शन। अच्छा सुनो देखो, कुछ बच्चे को ये भी डाउट होता है इस क्वेश्चन में कि आप यहाँ पे +2E क्यों लिखे हो, माइनस क्यों नहीं लिखे हो, क्योंकि जिंक क्या रहा है, जिंक तो लूज कर रहा है ना। देखो जिंक ने लूज किया है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जिंक -2 इलेक्ट्रॉन देन फॉर्म जिंक पे 2+, पक्का ना। अब देखो तो क्या किया हमने कि इसी को हम लेके आ गए हैं इस तरफ, मतलब कि आप इसको जिंक और इधर जिंक 2++2 इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो। तो ये अच्छा होता है तरीका लिखने का, इसलिए हमने ये लिखा है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो जिनको ये कंफ्यूजन हो कि यहाँ पे जिंक ने लूज किया है फिर भी अपने प्लस साइन ऐड किया है, तो देखो तो वो हमने प्लस साइन ऐड किया विथ जिंक 2+, आप चाहो तो जिंक के साथ -2 भी ऐड कर सकते हो क्योंकि जिंक ने लूज किया है, ठीक है ना। तो आपको जो अच्छा लगे आप ऐसे करना। चलो अब करते हैं सेकेंड नंबर। तो देखो यहाँ पे Cl2 था और यहाँ पे हो गया है 2Cl-, मतलब क्या हुआ है, इस पे पहले चार्ज था 0 और अभी ये फॉर्म किया है एनायन, मतलब इसका हुआ है रिडक्शन, इसका हुआ है रिडक्शन। और देखो तो इस पे चार्ज था माइनस और फाइनली ये हो गया न्यूट्रल, तो इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। तो चलो लिखते हैं। तो Cl2 गेन 2, बोलिए गेन 2, बोलो रे, गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन इट फॉर्म्स 2Cl-, मतलब इसका हुआ है रिडक्शन। और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2Br-, पक्का ना, ये आपका लूज करेगा तो Br2+2 इलेक्ट्रॉन। देखो ये हमने सो यहाँ पे आपका इसका हो गया है ऑक्सीडेशन, पक्का। चलो आप करते हैं थर्ड पार्ट। तो देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या था
कि 2 कॉपर प्लस इज कॉपर एंड कॉपर 2 प्लस। देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा तुमको सोचना होगा, क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, मेरे पास कॉपर का 2 आयन था और दोनों पे कितना है, प्लस प्लस था, सिंगल प्लस। लेकिन ये देखो यहाँ क्या है, इन राइट साइड एक हो गया है न्यूट्रल और एक पे आ गया है 2 चार्ज, मतलब कि यहाँ से एक जो कॉपर का आयन था उसने एक लूज किया है और एक जो था कॉपर का आयन उसने एक और गेन किया है, पक्का। तो चलो सबसे पहले शो करते हैं ऑक्सीडेशन। तो कॉपर प्लस ने एक और लूज कर दिया, तो यहाँ बन जाएगा कॉपर पे 2 प्लस और यहाँ आपका हो जाएगा उसने इलेक्ट्रॉन, ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन। और एक ने किया है गेन, तो कॉपर प्लस ये गेन, तो ये बन जाएगा कॉपर। तो ये आपका हो गया रिडक्शन पार्ट, पक्का ना। देखो सबका है समझ में ना। देखो तो यहाँ पे 2 कॉपर का आयन था, दोनों पे पहले सिंगल पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं फाइनल कि एक हो गया न्यूट्रल और एक पे हो गया 2 पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक ने लूज किया है और एक ने गेन किया है, तो ये हमने यहाँ पे शो कर दिया। तो ये तीनों को हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले पार्ट में शो कर दिया, डिवाइड कर दिया है। सबको ये समझ में आया ना। चलिए वेरी गुड। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे कोवैलेंट कंपाउंड या कोवैलेंट बॉन्ड। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को अच्छे से देख लेना, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए फिर से वही टाटा बाय बाय, और सब लोग अपना ख्याल रखना और अच्छे से इसको स्टडी कर लेना। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।